पुस्तक की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। मैं कोशिश करूंगा इस पुस्तक के कुछ हिस्से आपको भविष्य में पढ़कर जरूर सुनाऊं, जिससे कि आपको शायद अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। लेकिन दरअसल ये पुस्तक जो है ये किन कारणों से लिखी गई थी और ये क्या पुस्तक का कंटेंट क्या, ये मैं आपको बताता हूं। मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पोस्ट से आपको ये जानकारी तो मिली गई होगी कि जल्द ही मेरी एक नई पुस्तक वो बाजार में आने वाली है और इस पुस्तक का नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। इस पुस्तक के बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा क्योंकि बहुत जल्द उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये पुस्तक जो है वो मार्केट में आ जाएगी और आप इसको जरूर पढ़ें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये मेरी दूसरी पुस्तक है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। मैंने क्यों लिखी, क्या कारण है, सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज अपनी पहली पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि वो पुस्तक भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द थी और वो मेरी पहली पुस्तक थी और वो चुनावों के दौरान ही आई थी और वो पुस्तक चुनाव से जुड़ी हुई ही है। 2014 और 2019 के चुनाव के बीच जो है वो मेरी पुस्तक आई थी और वो पुस्तक के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में इन दिनों चुनाव का माहौल है और चुनाव का माहौल है तो मुझे 2014 की यादें जो है वो बार बार आ रही हैं। 2014 का जो चुनाव था, उस चुनाव के बारे में 2014 के चुनाव बड़े ऐतिहासिक चुनाव थे क्योंकि इतने साल बाद, करीब 3 दशक बाद हुआ था भारत में ऐसा कि एक पार्टी को इतनी मेजोरिटी, पूरी तरह से बहुमत से किसी पार्टी की सरकार बनी थी। उससे पहले देश में हम जानते हैं कि खिचड़ी सरकारें बन रही थी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और अस्थायी सरकारें थी। मतलब भले ही मनमोहन सिंह 10 साल रहे लेकिन उस चुनाव की डावाडोल स्थिति थी। उनकी सरकार कितनी डावाडोल थी, क्या सिचुएशन थी, ये किसी से छुपा नहीं है। मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि भाई गठबंधन सरकार है इसलिए मैं भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाया और गठबंधन सरकार है इसलिए मैं बहुत सारे फैसले चाहकर भी नहीं ले पाया और उस वक्त भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 कहा गया था। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के कारण जो है नरेंद्र मोदी को लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी दी थी। 30 साल बाद भारत में एक पार्टी की बहुमत से सरकार आई थी। लेकिन मैं किताब पर लौटता हूं क्योंकि चुनाव का बीच है तो 2014 के चुनाव में मुझे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार थे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था और उन्हीं के इंटरव्यू पर बेस है ये मेरी पुस्तक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। हो सकता है आपने देखी हो, ये मेरी पहली पुस्तक थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। ये शायद अभी भी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये शायद अभी भी अमेजन पर उपलब्ध है और इस पुस्तक के ऊपर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। लेकिन इस पुस्तक की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। मैं कोशिश करूंगा इस पुस्तक के कुछ हिस्से आपको भविष्य में पढ़कर जरूर सुनाऊं, जिससे कि आपको शायद अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। लेकिन दरअसल ये पुस्तक जो है ये किन कारणों से लिखी गई थी और ये क्या पुस्तक का कंटेंट क्या, ये मैं आपको बताता हूं। जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है वो तो शायद इसके बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं जानकारी दे दूं। दरअसल ये पुस्तक 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। जैसा मैंने आपको बताया उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, दावेदार थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, डीडी न्यूज के लिए उनका इंटरव्यू किया था और डीडी न्यूज के जो उस वक्त टॉप के अधिकारी थे उनसे मैंने अनुमति लेके नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू को लेने के लिए मैं गुजरात गया, गांधीनगर में मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया। उसकी कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं, उसका इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी मैं आपको जरूर जो है बीच में दिखाता हूं। इस इंटरव्यू की कुछ बाइट्स भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन हुआ यह कि दरअसल 2014, अगर आप पीछे पलट कर याद करेंगे तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए देश के तमाम बड़े और धुरंधर पत्रकार लाइन में लगे हुए थे। मेरी जो जानकारी है, देश, भारत और दुनिया भर के जो है 400 से ज्यादा पत्रकारों ने रिक्वेस्ट लगा रखी थी। देश के, जब मैं तमाम धुरंधर पत्रकार कह रहा हूं तो उस वक्त राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये तमाम लोग जो थे उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए जो है वो कोशिश की थी। लेकिन इन्हें इंटरव्यू नहीं मिला, कई कारणों से नहीं मिला, उनका कभी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन मैं उन खुशनसीब लोगों में से था जिन्हें नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो वो जो इंटरव्यू था
उस इंटरव्यू को 2014 के उस इंटरव्यू को जब मैंने इंटरव्यू कर लिया, गांधीनगर में इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हो गया, करीब करीब आधे घंटे का समय था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमारे टीम को और मेरे को जो है करीब 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। वो 1 घंटे का इंटरव्यू करने के बाद मैंने गांधीनगर से ही फीड कर दिया। फीड आप समझते हैं टेक्निकल भाषा में, यानी मैंने सैटेलाइट के थ्रू वो तमाम इंटरव्यू जो है दिल्ली भेज दिया और उम्मीद थी कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उस दिन 26 अप्रैल की तारीख थी जब मैंने इंटरव्यू लिया था। 26 अप्रैल 2014 मैंने जब इंटरव्यू लिया था और मैंने उस इंटरव्यू को भेज दिया। उम्मीद ये थी, उस वक्त सोचिए, उस वक्त नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जो है मैंने सुबह सुबह 7 बजे लिया था। वो इंटरव्यू हॉट प्रॉपर्टी था और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार ये थी कि मेरे न्यूज रूम में बाकायदा उस इंटरव्यू के हिस्से जो हैं वो एडिट कर लिए गए थे कि भाई उस इंटरव्यू के हिस्सों को वो चलाया जाए, उस इंटरव्यू के हिस्सों को न्यूज में चलाया जाए और अनाउंस किया जाए कि आज शाम को नरेंद्र मोदी का डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया जाएगा। ये जो है पूरा तैयारी हो गई थी, लेकिन अचानक से एक अदृश्य शक्ति जो है बीच में आती है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मेरा इंटरव्यू था उसको टेलीकास्ट होने से रोक दिया जाता है। न सिर्फ टेलीकास्ट होने से रोक दिया जाता है बल्कि उसका प्रोमो भी रोक दिया जाता है और साथ साथ न्यूज में उसके बारे में जितनी खबर थी वो सब रोक दी जाती है। मैं उस वक्त गुजरात में था, मैं दिल्ली में नहीं था, लेकिन जब इंटरव्यू नहीं चला तो मुझे हैरानी हुई। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि उस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स के लिए नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सबसे हॉट प्रॉपर्टी था, सबसे हॉट प्रॉपर्टी था और वो इंटरव्यू मेरे पास था, लेकिन उस इंटरव्यू को डीडी न्यूज पर चलाने से रोक दिया गया था। मुझे ये कहा गया कि उस इंटरव्यू को भी देखा जा रहा है। मुझे जब ये जानकारी गुजरात में मिली तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे कहा गया कि भाई मैं दिल्ली आ जाऊं, तो उसके पहले मुझे ये बताया गया कि भाई इंटरव्यू आज रात, यानी 26 अप्रैल को कहा गया ये इंटरव्यू आज रात नहीं चल रहा। फिर मैं कह रहा हूं हॉट प्रॉपर्टी को आप ऐसी इंटरव्यू को रोक लेते हैं, ये हैरानी की बात है। मुझे कहा गया इंटरव्यू रोक लिया गया, बाद में जाएगा। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मैंने अपने सूत्रों से मालूम किया ऑफिस में, तो मुझे कहा गया कि भाई आपके इंटरव्यू को लेकर जो उस वक्त हमारे जो टॉप पे लोग थे वो आपके इंटरव्यू को लेकर बहुत नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू जो है ठीक से नहीं हुआ। अब ठीक से इंटरव्यू कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मोटे तौर पर बात यह थी कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जो है उसमें हालांकि मैंने अपनी ओर से कड़े से कड़े सवाल पूछे थे, लेकिन उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने जो है किसी भी तरह से सवालों से, मेरे किसी भी सवाल का उन्होंने बड़े सीधे से और बड़ी ही सफाई के साथ जवाब दिए थे। यहां तक कि ऐसे ऐसे सवाल जो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए थे, बीजेपी को टारगेट करते हुए थे, उन सवालों का भी जवाब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ, हालांकि वो एक दो बार मुझ पर गुस्सा भी हुए थे नरेंद्र मोदी उस इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ और सीधा सीधा इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिए थे। तो उसको लेकर के जो है ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद जो टॉप पे बैठे लोग थे और उनमें उस समय की सरकार में सत्ता में शीर्ष पे बैठे लोग थे, उनको रिपोर्ट किया गया। आप समझ सकते हैं, मैं सत्ता में शीर्ष पे उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी और अहमद पटेल उनके अहमद पटेल सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार थे। तो ये टॉप के लोगों तक इस इंटरव्यू के बारे में जब जानकारी गई तो उस इंटरव्यू को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने से रोक दिया गया। कहा यह इंटरव्यू नहीं जाएगा। मुझे कहा गया कि कल जाएगा, अगले दिन जाएगा। मुझे लगा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इस भोलेपन में आ गया कि ये इंटरव्यू जो है शायद कल जाएगा। अब अगले दिन जब मैं सुबह आता हूं तो मुझे ये कहा जाता है कि जहां पर इंटरव्यू है, यानी जिन मशीनों के अंदर उन इंटरव्यू को डंप किया गया है, मशीन और जो टेप्स हैं इंटरव्यू के, मुझे कहा गया कि वो मैं किसी को भी हाथ ना लगाऊं। मुझे कहा गया कि मैं उस एडिटिंग रूम में ना जाऊं जहां पर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू एडिट हुआ। मुझे बिल्कुल एक कमरे में जो है एक तरह से उस दिन बंद होकर रहना पड़ा। जिस कमरे में मैं अभी बैठा हूं यही वो कमरा था। इस कमरे में मुझे बंद होकर बैठना पड़ा और मुझे कहा गया कि मैं कहीं ना आ जाऊं, क्योंकि मेरे जो बॉस लोग हैं वो मुझसे बहुत बहुत खफा हैं और वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भाई मैं तो इंटरव्यू लेने गया था और सबसे अनुमति लेकर गया था, सबसे परमिशन लेकर इंटरव्यू लेने गया था। उसके बाद आखिर क्या हो गया कि मुझे जो है इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। लेकिन मुझे रातों रात जो है अपने ऑफिस में जैसे अछूत होते हैं ना, उस तरह का एहसास हो रहा था।
मेरे आसपास से लोग आ जा रहे थे, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पता नहीं अनवांटेड सा व्यक्ति हूं यहां पर। ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। मुझे जब मैं सुबह 27 तारीख को जब ऑफिस में था तो मुझे लग रहा था कि शायद इंटरव्यू एडिट हो रहा है और थोड़ा बहुत काट छांट होगी और इंटरव्यू को जो है चला दिया जाएगा। लेकिन अचानक मेरे पास खबर आती है, मुझे हमारे एक और जो बॉस थे उन्होंने मुझे खबर दी कि अशोक तुम्हारा ये इंटरव्यू नहीं जाएगा। मतलब मैंने सुना तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं जाएगा। मुझे कहा यह इंटरव्यू नहीं जाएगा क्योंकि टॉप के बॉस लोगों ने कहा है यह इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था कि मतलब मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं है, जबकि उस इंटरव्यू के अंदर ऐसा ऐसा कंटेंट था जो ब्रेकिंग न्यूज था और जो ब्रेकिंग न्यूज बाद में बने भी। तो मुझे जब यह कहा गया इंटरव्यू टेलीकास्ट होने के लायक नहीं है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे सच बता रहा हूं मैं, मुझे लगा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आप सोचिए कि मेरी जिंदगी भर की जो एक पत्रकार के रूप में जो कमाई थी वो मुझे लगा कि मेरी किसी ने लूट लिया, छीन लिया मेरी कमाई। इसलिए क्योंकि एक पत्रकार के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ होती है। मैं एक विपक्ष के नेता का, पहली बात तो विपक्ष के नेता जो है मैं उसके कारण आपको बताऊंगा डिटेल में, आपको इसकी कहानी मैं आपको लंबी सुनाऊंगा, कई हिस्सों में सुनाऊंगा। लेकिन मोटी बात यह कि मैं एक विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं, ऑफिस से परमिशन लेकर के मैं जा रहा हूं, ऑफिस की टीम मेरे साथ जा रही है और मैं 1 घंटे का इंटरव्यू लेता हूं और वो व्यक्ति जो इस वक्त देश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, आप उसका इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं कर रहे। मुझे कहा जा रहा है इंटरव्यू टेलीकास्ट होने लायक नहीं है। क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी इससे खराब होती थी, क्योंकि मैं इसके बाद किसी का इंटरव्यू मैं कैसे, किस मुंह से इंटरव्यू लेने जाऊंगा, किसी का मैं क्या कहूंगा अगर मैं उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं कर सकता। मैंने इस किताब में उस वक्त की अपनी मनस्थिति का भी वर्णन किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मैं इस कमरे से निकला, मैं सीधा गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर मैं चुपचाप जो है अपनी गाड़ी लेकर यहां से थोड़ी दूर एक जगह में जाकर बैठ गया। बहुत गर्मी थी, पसीना पसीना हो रहा था, गाड़ी का एसी भी मैंने चलाया, लेकिन मैं पसीना जो मुझे अंदर से जो घुटन हो रही थी उसके कारण जो है मुझे पसीना आ रहा था। मेरी दिल की धड़कनें, ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे कुछ सदमा पहुंचेगा, मुझे धक्का लगेगा। मैं इतना परेशान था। मुझे उस वक्त 2 ही रास्ते दिखाई दे रहे थे। मुझे लग रहा था कि या तो मैं डीडी न्यूज की नौकरी पर लात मार दूं या मैं इसको लेकर बगावत कर दूं, क्योंकि इंटरव्यू मेरा टेलीकास्ट नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया। मुझे लगा कि ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होना ये बड़ा जरूरी है और इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं बहुत मामूली परिवार से आता हूं। मैं घर में, परिवार में अकेला कमाने वाला हूं और उस वक्त मैं अगर नौकरी छोड़ देता या अब भी आज भी मैं अगर नौकरी जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन मुझे अगले महीने के लिए अपने परिवार को चलाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं बहुत मामूली परिवार से हूं। तो नौकरी छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था और छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढना, तो मुझे लगा कि देर सवेर तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने उस समय सोचा कि अभी मुझे कंट्रोल करना है। मैं कुछ खुलकर नहीं कर सकता था क्योंकि तब भी मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। मुझे लगा क्या करूं, तो मैंने थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सोशल मीडिया पर एक ट्विटर हैंडल था, वो बहुत एक्टिव ट्विटर हैंडल था, जो मीडिया की जो रिपोर्ट्स है, जो मीडिया हाउसों में जो चल रहा है उनके बारे में रिपोर्ट करते थे। मैंने उनसे संपर्क किया। मैं उनको जानता नहीं, मैं उनका असली नाम आज भी नहीं जानता। मैंने उनको, ट्विटर में एक फैसिलिटी होती है डायरेक्ट मैसेज, अगर आप 2 लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो यह सुविधा आपके पास होती है कि आप उनको डीएम कर सकें। तो मैंने उस व्यक्ति को डीएम करा और मैंने लिखा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहता हूं उसको पब्लिक में लाना, क्या आप ट्वीट कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या खबर है, तो मैंने बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है और आज दूसरा दिन है, लेकिन इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं होने दिया जा रहा, इसको रोका जा रहा है। वहां से मेरे पास जवाब आया, अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू रोकने की कोशिश हो रही है अपने आप में। उनका इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं कर रहा दूरदर्शन, इंटरव्यू दूरदर्शन नहीं किया लेकिन दूरदर्शन टेलीकास्ट नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़ी खबर है।
तो मैंने कहा हाँ, मुझे इसको किसी भी तरह से पब्लिक डोमेन में लाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इसको रीट्वीट मत करना, आप ऐसे दिखाना कि आप इसके बारे में नहीं जानते। मैंने बोला ठीक है, हालांकि खतरा तो इसमें था, लेकिन मैंने वो खतरा उठाना उस समय जरूरी समझा। तो मैंने उस व्यक्ति को जानकारी दी। थोड़ी देर में और उस देर बाद उस व्यक्ति ने वो ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट क्या था? वो ट्वीट था कि उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है दूरदर्शन ने, डीडी न्यूज ने, लेकिन वो इंटरव्यू सरकार के इशारे पर टेलीकास्ट नहीं होने दिया जा रहा। अब जैसे ही ये ट्वीट होता है, पूरा बवाल मच जाता है। 2014 में उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। पूरा बवाल मच जाता है कि भाई आप सोचिए कि एक चैनल जो है डीडी न्यूज, सरकार का जिसको चैनल कहते हैं, उसने विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो उस ट्वीट को लेकर बवाल मच गया। आधे घंटे, एक घंटे के अंदर जो है वो उस दिन सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर बन गई। लोगों ने उसको लेकर जो है सरकार से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी और उस वक्त जो प्रसार भारती के चेयरमैन थे जवाहर सरकार, उनको, उन सबको, दूरदर्शन को टैग कर करके पूछा कि मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो पूरा बवाल मच गया। अब जब बवाल मच गया तो उसी समय थोड़ी देर बाद जो है मेरे पास जो है, जो प्रसार भारती के सीईओ थे जवाहर सरकार, उनके ऑफिस से फोन आया। और उनके ऑफिस से फोन आया कि भाई ये क्या ट्वीट है। तो मैंने बोला जी आपको जानकारी होगी, आप सीईओ हैं, आप इस प्रसार भारती के मालिक हैं, आपको मालूम होगा क्या इंटरव्यू है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इस बारे में कुछ मैं नहीं जानता, ये ट्वीट क्या है। तो उसके बाद मुझे जो है, जो हमारे टॉप डीजी थे, उनके ऑफिस से फोन आया कि आपने इस खबर को, आपने किसी को बोला है कि ये इंटरव्यू नहीं जा रहा। मैंने बोला नहीं जी, मैं तो किसी को नहीं जानता, और क्या बात है। तो मुझे बताया गया कि ऐसे सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहा। तो मैंने बोला जी आप, मुझे जानकारी मिली कि इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं हो रहा, तो मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तो निकल गया ऑफिस से। तो मुझे कहा गया कि नहीं ऐसा ट्वीट हुआ और आपने, तो मैंने बोला नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे कहा गया अच्छा ऑफिस आइए। तो मैं किसी तरह से ऑफिस आया, लेकिन उसके बाद जो है वो, उसका असर ये हुआ, जब बवाल हो गया और जो है मनमोहन सिंह, मनीष तिवारी, जवाहर सरकार और उस वक्त की जो सरकार थी सोनिया गांधी की सरकार, जब वो पूरी तरह से घिर गए, तो सरकार को मजबूरन उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट करना था। लेकिन हुआ क्या, तब जो है मेरे इंटरव्यू को बुरी तरह से काट छाट दिया गया। वो जो इंटरव्यू 56 मिनट का था, उसको काटकर 27 मिनट का कर दिया गया। उसके जो इंपॉर्टेंट हिस्से थे, जहां भी जो है वो अच्छे सवाल जवाब थे, उनको बुरी तरह से चॉप कर दिया। वो इस इंटरव्यू को बुरी तरह से काट दिया गया। और 27 तारीख को रात को कुछ देर के लिए, यानी 27 करीब 26-27 मिनट के लिए मेरा वो इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया। तो टेलीकास्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस इंटरव्यू को लेकर खूब बवाल हुआ। और उन्हीं सारे बवालों को लेकर मेरी ये पहली किताब थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। इसको लेकर क्या क्या बवाल हुए थे वो मैं आपको अगले जो है एपिसोड में बताऊंगा। नरेंद्र मोदी सेंसर्ड को लेकर जो मेरी पहली किताब है उसको लेकर बताऊंगा। लेकिन फिर बता रहा हूं, मेरी दूसरी किताब भी पढ़ना मत भूलिएगा, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। लेकिन नरेंद्र मोदी सेंसर्ड किताब को लेकर आज जानकारी इतनी। कल इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि टेलीकास्ट हुआ इंटरव्यू जो है वो कैसे विवाद बन गया और क्या क्या चीजें विवाद बन गई। ये सब कुछ बताऊंगा जो इस किताब में है, लेकिन कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।